मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम राधे कृष्ण है। ऊंझा गुजरात इनका से ये कुंडली आई है, गुजरात की। 78 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनके सवाल हैं कि करियर वाला क्षेत्र थोड़ा डगमग सा है और ये अपना काम करना चाहते हैं पर उसमें सफल नहीं हो पाते। अभी भी ये नौकरी कर रहे हैं पर मन वहाँ से हट करके बार बार खुद के काम पे जाने का करता है कि अपना खुद का कुछ किया जाए। और करियर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा गड़बड़ है। उसके बाद ये सब चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी बताता हूँ। जन्म कुंडली के दशम स्थान से, ये बहुत अच्छा सूत्र है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। जन्म कुंडली के दशम स्थान से जब चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति तब तक सफल नहीं होता जब तक वो खुद का कारोबार नहीं करता। ऐसी अवस्था में जब वो किसी के यहाँ जाकर के नौकरी करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ बनते हैं, उसको वो फुलफिल भी करता है। उसके रहने से वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे प्रगति भी देखने को मिलती है। लेकिन इससे चौगुनी मेहनत जब वो अपने काम से भी कम कर लेता है तो उसको तुरंत सफलता मिल जाती है। ये चंद्रमा जो बलवान होकर के बैठे हैं दशम स्थान में, ये ब्राह्मण वर्ण के ग्रह होते हैं पर इनका नेचर जो होता है वो व्यवसायिक होता है, शुद्ध व्यवसायी बनाते हैं। आप खुद का कारोबार करिए। ये क्यों बार बार असफल हो जाते हैं इसका कारण मैं बताऊं। क्योंकि इनकी कुंडली में बुध जो भाग्य भाव का अधिपति है और व्यवसाय का कारक, वो इनकी कुंडली में अस्त है। सूर्य के साथ बुध 12वें भाव में बैठे हैं जो बाहर जाकर के अगर व्यक्ति, जैसे चूंकि ये जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे होते हैं तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे शनि अच्छे होते हैं पंचम और चतुर्थ के अधिपति। दूसरे नंबर पे राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में स्वयं बुध हो जाते हैं। मतलब अगर दूसरा सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो रहा होगा या अस्त हो रहा होगा तो वो क्या करेगा। वैसे मैंने बुध के बारे में आप लोगों को बात बताई है कि बुध या कोई भी अस्त ग्रह कभी भी अस्त होने के बाद बिल्कुल ही नलीफाई नहीं कर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अस्त हो जाएगा तो पूरे तरीके से डिमोलिश कर जाएगा। वो अपने कारक क्षेत्रों का फिर से भी परिणाम देता रहता है। पर वो कमजोर कहां से होता है? वो कमजोर अपने भाग्य के या भाव के बल से कमजोर हो जाता है। मतलब अब जैसे अगर बुध कमजोर होंगे तो व्यक्ति के भाग्य का लाभ नहीं मिलता, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास नहीं होता। उसके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उसके बारे में उसको आशीर्वाद देंगे, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, पर वो उसको आशीर्वाद लगता नहीं है। इस वजह से सबसे ज्यादा व्यक्ति को अपने पूर्वजों की आराधना करनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त होंगे तो वो कारक ग्रह होते हैं व्यवसाय के। इसका मतलब है कि व्यक्ति का दिमाग उधर जाएगा अवश्य, पर बात उखड़ती है कि ये जाए तो कहां जाए। क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा व्यवसाय तो करवाना चाहते हैं तो विदेश जाए, क्योंकि विदेश भाव बलवान हो रहा है और चतुर्थ भाव भी ठीक बना हुआ है। यहाँ के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को ये भी दे देंगे क्योंकि पंचम भाव को देख रहा है, तो चतुर्थ का अधिपति पंचम को देख रहा है। ये भी अच्छी बात होगी, व्यक्ति को रिकॉग्निशन मिलेगी। पर वो चूंकि पंचम भाव है जो रिकॉग्निशन देती है तो अल्टीमेटली वो देर से परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए लग्न में ही मंगल और शुक्र बैठे हैं। दो अच्छे ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो कुंडली फ्लरिश करती है। लेकिन दो अच्छे ग्रह नहीं, इस कुंडली में अष्टमेश भी तो होते हैं और तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र मारक भी तो होते हैं। मारक ग्रह कौन? शुक्र मारक नहीं होगा, पर मंगल जैसे मारक ग्रह के साथ बैठ जाने के कारण वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक बार एक जगह पे टिक करके काम कर ही नहीं पाता है। क्योंकि व्यापार भाव भी तो होता है द्वितीय भाव। व्यापार भाव का अधिपति व्यापार को देखेगा तो व्यक्ति को बार बार व्यापार की तरफ खींचेगा। 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। अब जरा गौर करिए तो शनि की 10वीं, राहु की 9वीं और मंगल की 8वीं, यानी कि शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये सबका प्रभाव अष्टम भाव पे, मंगल सबका प्रभाव अष्टम भाव पे, शुक्र भी अष्टम भाव से। तो एक ही भाव जो जन्म कुंडली में व्यक्ति को सोच करके बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से विचार करके किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहता है, वही भाव सबसे ज्यादा डिप्रेसिव हो रहा है, परेशान हो रहा है।
और बुध अकेले एकमात्र ग्रह जो आपको दूर ले जाना चाहते हैं। व्यक्ति की बुद्धि भी तो बाहर है। सूर्य और बुध का प्रभाव जब तक ये व्यक्ति बाहर ना जाए तब तक काम ना करे। दक्षिण दिशा की तरफ धन कमाने के लिए जाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ धन कमाने के लिए जाना चाहिए। धन भाव के अधिपति मंगल दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं। इस भाव के अधिपति शुक्र यहीं बैठे हैं, तो अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाइए। दूसरा, शुक्रवार का दिन आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख अच्छी रहेगी, 5 अंक अच्छा रहेगा। मकर और कुंभ राशियां अच्छी होंगी। मिथुन राशि और सिंह राशि के जातक आपके लिए अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा मैंने बताई, शुक्रवार का दिन बताया। पर अब बात करते हैं कि वस्तुतः अभी तक व्यक्ति असफल क्यों रहा। अब यहाँ पे जब इस चीज को समझना है, ध्यान से समझिएगा बहुत ही गंभीरता से, कि जब आप अपनी कुंडली को समझने चलते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी के प्लैनेट जो हैं वो चलो जैसे भी बैठे हैं, पर हमारी कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा होते हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो निसंदेह वो कुंडली को कमजोरी दे देते हैं। जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बैठा तो अच्छा है, पर भाई जी शुक्ल पक्ष का अष्टमी नहीं है, ये कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का चंद्रमा है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई कुंडली परेशान कर रही है और कोई ग्रह परेशान कर रहा है जो आपको एक जगह टिकने नहीं दे रहा, मेरी खुद की कुंडली में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ग्रह चंद्रमा होते हैं, जो हर महीने कोई ना कोई नई समस्या लेकर के आते हैं। अगर मैं जिस समस्या से ग्रसित होता हूं, आप लोगों में से मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास है तो वो टिक पाएगा। बड़ी ही समस्या होती है, हर महीने एक नई समस्या और हर महीने एक नया प्रभाव विकसित करना पड़ता है, नया दांव खेलना पड़ता है। तो ये चीज क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में रेगुलर जो चीज होती है वो कहां से आती है, रेगुलराइजेशन वो कहां से आता है, वो चंद्रमा से। मतलब वो आपके गैस का नॉब है जो आपको ये बताता है कि कितना सप्लाई करना है, पावर सप्लाई कितना। और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा पिटा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो गुरु के संग बैठे हैं। अगर वो गुरु के संग नहीं होते तो आप और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते, परेशान हो जाते। मतलब आपकी कुंडली में सबसे खराब और खतरनाक कौन, सबसे खराब। अब इस चंद्रमा को उठा उठा के पटको, जितनी बार आप छू नहीं सकते। ये मन है, एक जगह पर टिकेगा ही नहीं और हर बार आपके सामने नई चुनौतियां पेश करता रहेगा। ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति को खुद का कारोबार जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसको शांति मिलेगी नहीं, और जब खुद का कारोबार करने चलेगा तो फिर उसमें भी थोड़ी मोड़ी परेशानी बनी रहेगी। मतलब ये जीवन का अंग है। अब आप इससे दूर नहीं जा सकते। बाहर जाइए, दूर जाइए। क्यों आप बाहर भी नहीं जा सकते? क्योंकि चतुर्थ स्थान को वो देख भी रहा है और यहाँ के अधिपति 11वें भाव में है, महाभाग्यशाली योग। लग्न में मंगल और शुक्र जैसे 2 परम मित्र तो है नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सामान्य संबंध में होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे नहीं। तो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पत्नी को, अपने दाम्पत्य को, अपने बच्चों को, अपने माता, अपने पिता को छोड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उनके साथ कनेक्शन बड़ा मजबूती वाला है। और चंद्रमा आपके इनकम के सोर्स को वो इरेगुलर कर रहे हैं। और दरअसल वहां पे एक समस्या और भी बन रही है, जो ये है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कष्टप्रद है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, 5 दिन के बाद ही भयंकर चंद्रमा पे दोष लगने वाला है। और ऐसी अवस्था में कि जब जन्म हो जातक का और उसके ऊपर चंद्रमा का फोकस ना हो तो वो कहीं ना कहीं पे इतना ज्यादा निगेटिविटी हो जाती है कि व्यक्ति एक बार हाइट करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर वापस अपना बल इकट्ठा करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ये चंद्रमा के कारण होता है। व्यक्ति मन से भी और धन से भी दोनों तरीके से परेशान होता है और इन दोनों का असर उसके तन पे पड़ जाता है। तो इतनी सारी चीजें, मंगलवार, भाद्रपद माह, यहाँ पे कोई कमजोरी नहीं है, ये ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र आप व्यवसाय कर लेंगे, वाणिज्यकरण के हैं, व्यवसाय ही करना होगा, नौकरी करने से ज्यादा बेहतर आपके लिए व्यवसाय ही है। इसी वजह से आपका मन नौकरी पे नहीं लगता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके पास एक और भी समस्या है कि आप इमोशनल ज्यादा हैं और कई बार ये कारण भी आपके नुकसान का अलग बन जाए। अब एक एक ग्रह पे चर्चा करते हैं। मैं इसमें नक्षत्र को भी देख रहा हूं, भले जिक्र नहीं कर रहा, और तत्वों को भी देख रहा हूं। आपको मैं सिर्फ आपका परिणाम बता रहा हूं। सबसे पहले सूर्य, वो ठीक नहीं बैठे हैं, 12वें हैं
और वो 12वें के सूर्य अच्छे नहीं होते, राहु के संग हैं, इस वजह से लक्ष्मी आने में वो विलंब, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ व्यक्ति नहीं करता, वो मतलब वो फल नहीं मिल पाता। या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, लक्ष्मी के आने का सोर्स जो है वो थोड़ा गड़बड़ होता है, आपके बॉस के साथ आपके संबंध थोड़े गड़बड़ होंगे, बड़े पिताजी होंगे उनके साथ, या पिता भाई बहन इन सब के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, पर वो उन लोगों का विशेष लाभ कुछ मिल नहीं पाता है, वो लोग देने को तत्पर होंगे फिर भी नहीं मिल पाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में ठीक है, वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं, परिणाम दे रहे हैं, पर वो पक्ष के बल से कमजोर होने के कारण उनका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन आता है, रुकता नहीं है और यूं निकल जाता है। मंगल आपकी कुंडली में ठीक है और उनका प्रभाव आपकी कुंडली के लिए ठीक रहेगा। लग्न में बैठे हैं, कम से कम आपके साहस को, बल को, पराक्रम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का बल उनके पास है, और कम से कम वो आपको थोड़े बहुत कामुक भी बना दे रहे हैं और आपको जिम्मेदार भी बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो उतने अच्छे नहीं हैं और दरअसल वो कहीं ना कहीं कमजोरी को प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः वो बैठे तो ठीक है, पर राहु के साथ बैठे हैं और 12 में बैठे हैं, इस वजह से वो आपको तब तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ दूर ना जाएं। क्लियर है? गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो उनके पास बहुत ज्यादा बल नहीं होगा। दशम स्थान में बैठे हैं, दशमेश के साथ बैठे हैं तो बल थोड़ा ठीक ठाक है, परंतु वो वायु तत्व और जल तत्व और नक्षत्रों का संबंध जो है वैसे वो ठीक बैठे होंगे। नक्षत्र के आधार पर तो मैं ठीक ही देख रहा हूँ, डिग्री के आधार पर भी जो स्थिति बन रही है उनकी कुंडली में, आपकी कुंडली में, वो बहुत अच्छी नहीं है, थोड़े कमजोर हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, इस वजह से उनका संपूर्ण परिणाम आपको नहीं मिल पाता। तुला लग्न की कुंडली के लिए वैसे वे प्रतियोगिता ही आपके जीवन में देते हुए ज्यादातर देखे जा रहे हैं। छठे भाव के अधिपति का बहुत ज्यादा उच्च हो जाना ये ठीक नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अंतर में रख देते हैं सामने वाले से। जब आप अपनी तुलना करते हैं तो कई बार आप कुछ मामलों में अपने आप को बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, तो नहीं कहूंगा, आर्थिक रूप से कर सकता हूं। गुरु के बाद अगर शुक्र की चर्चा करूंगा तो आपकी कुंडली में शुक्र ठीक है, उनमें कोई समस्या नहीं है, शुक्र बहुत अच्छे हैं। अवस्थागत वो भले वृद्ध होंगे फिर भी वो आपको बल दे देंगे, क्योंकि वस्तुतः वो कुंडली के लग्नेश होते हैं, लग्न में बैठे हैं। मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, गुरु केंद्र में है, चंद्रमा केंद्र में है, शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, शुक्र से गुरु केंद्र में। ये कुंडली को एक तरफा मजबूती मिल रही है, जो व्यक्ति को बाहर से सपोर्ट देने वाले लोगों की भरमार होती है। समाज में उसकी परख अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है, अनुभव बहुत अच्छा होता है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, पराक्रमी होता है, तेजस्वी होता है, गुणकारी होता है, यशस्वी होता है, अनुभवी होता है। ये सब चीजों में कभी भी जातक के पास कोई कमजोरी नहीं होगी। चरित्रहीन नहीं है, पर हाँ उस पे काम का आवेग रहता है। राहु और केतु की दशाएं आपके जीवन में कमजोर जा सकती हैं, इस वजह से मैं ये बात करता हूं। अब जरा विचार करते हैं कि दरअसल अभी तक आप अपने आप को किसी भी चीज पे सेटल्ड क्यों नहीं कर पाए। कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है और ये केतु आपकी कुंडली में 2025 तक है। मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा अभी बाहर निकलने का वक्त 2023 का जनवरी, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, और जब तक आप बाहर नहीं जाए, चाहे किसी के भी पास जाइए, बाहर जाइए और टोटल तरीके से बाहर निकलने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए, तब आप जाकर के सफल ज्यादा होंगे। शुक्र की दशा 2025 में भी बाहर निकलने का वक्त आएगा, 23 के जनवरी में भी बाहर निकलने का वक्त आएगा, 2025 के फरवरी में भी बाहर निकलने का वक्त आएगा। वस्तुतः अभी आपकी कुंडली में 2 साल आपको कंपटीशन में रहना है और ये आपको टारगेट बना करके रखा हुआ है कि आपको परेशान करेंगे तो करेंगे। षडबल में, बल में शुक्र और मंगल का प्रभाव ठीक रहेगा। मंगल स्वाति के बैठे हैं, थोड़े कंफ्यूजन में, लग्न स्वाति का बना है, बहुमुखी है, दरअसल बहुत सारा काम व्यक्ति को दिखता है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मुझे ये भी आता है, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम भाव के जो अधिपति हैं वो एकादशवें भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से लग्नों की उच्च दृष्टि को देख रहे हैं। इसे अच्छा कहा जाएगा, यानी कि शनि की दृष्टि उच्च की पड़ेगी। शुक्र मालव्य योग का निर्माण, मंगल सप्तमेश और लग्नेश का एक साथ आना, और लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में जाना या लग्न के अधिपति का धन में आना, ये अच्छा माना जाता है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना महाधनी योग, और शनि से दृष्ट होने के कारण थोड़ी सी समस्या, क्योंकि धन भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि, मंगल के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, ऊपर से शनि की दृष्टि जा रही है जो कि पंचम भाव के अधिपति है। तो व्यक्ति की कुंडली में धन है, धन का सुख भी है, पर विलंब के साथ। जो रिकॉग्निशन उसको मिलेगी मेहनत करने के बाद, पंचम भाव के परिणाम का फल देर से मिलेगा, क्योंकि पंचमेश शत्रुगत है। यहां आप देखेंगे तो 7वें भाव के अधिपति बुध 12वें
बाहर यहाँ भी बुध 12 में, यहाँ पे मंगल उच्च के हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक और हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उससे संबंधित, या कई बार मोटर पार्ट्स या ट्रांसपोर्ट आदि का, और बिजली से संबंधित जितने भी कारोबार होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जितने भी सामग्री की दुकान होती है, आप वो सब कर सकते हैं आपकी कुंडली में उसके भी योग। वैसे शुक्र है तो इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। आप इसके साथ साथ जरी का काम भी कर सकते हैं, कपड़ों से संबंधित कोई भी कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है। पेंट, रंगाई पुताई, चाहे कपड़ा हो, चाहे भवन हो, भूमि हो, इन सब का कारोबार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही साथ खाने पीने की सामग्री की दुकान भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी चलेगी। आगे शुक्र की दशा में आप मिष्ठान भंडार भी खोलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। दशमांश कुंडली में लग्नेश उच्च के हैं, ये कर्म क्षेत्र और चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में। यहां भी मैं कहूंगा आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, और जब तक आप खुद का कारोबार नहीं करेंगे तब तक आपको बेचैनी बनी रहेगी। एक बात और बता देता हूं, गणेश जी की पूजा इस कुंडली में, चतुर्थी का व्रत बहुत आवश्यक होगा, गणेश जी के मंत्रों का जप बहुत आवश्यक होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त रक्त चंदन की माला बहुत जरूरी है, धारण करें गले में। 2025 के फरवरी तक कम से कम लाजवर्त दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें, या अगर दाहिने हाथ में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लेना चाहिए। एक बात और बताता हूं, मैं आपकी कुंडली में अगर ग्रहों को देख रहा हूं तो एकमात्र ग्रह बुध अस्त है। बहुत अच्छी बात है कि वो अस्त हुआ है, अगर वक्री हो जाता तो आपको और भी ज्यादा मार मार करके चौड़ा कर देता, लेकिन वो कम से कम ठीक है। बुध 12 में सूर्य के साथ, ये कई बार व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके भी अगर कोई काम किया जाए, कराया जाए तो व्यक्ति आसानी से कर सकता है। बैंकेट हॉल वगैरह भी व्यक्ति खोलना चाहे तो आसानी से खोल सकता है। इसके अतिरिक्त होटल के कारोबार में भी व्यक्ति को सफल होते देख रहा हूं। ये इतने सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, इसमें से कोई भी एक उठा लेंगे आप असफल नहीं होंगे। अच्छे मुहूर्त में गणेश जी की पूजन के साथ विधि से युक्त होकर के विधिवत पूजन का आरंभ करके तब जाकर के कोई भी कारोबार आरंभ करिए। अपने जीवन में शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में है, आलस्य मत करिए। वैसे आपको वो बैठने तो नहीं देता होगा क्योंकि लग्न में मंगल है, पर फिर भी गुरु और चंद्रमा है, तो आप शुद्ध इनकम करने का प्रयास ज्यादा करिए। बहुत ज्यादा तिकड़मी, बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके, बहुत ज्यादा हठ, जिद और गुस्सा से, या कई बार बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव होकर के कोई भी काम मत करिएगा। एक बात और बताता हूं, शनि की दृष्टि लग्न के लिए अच्छी है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है। मतलब अगर शनि कभी भी आपकी कुंडली में एक्टिव होंगे, मतलब दशाओं में जब कभी भी आएंगे, तो आपको कभी भी निगेटिव सेंस में नहीं होंगे, ये आपके लिए हमेशा ही लाभदायक होंगे। वैसे कर्क राशि के ऊपर से अभी ढैया 7.5 का कोई प्रभाव मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, वो ठीक है। गोचर के आधार पर अगर देखूंगा तो आपकी कुंडली में जो बात बनेगी वो बनेगी इसी साल के सितंबर से, और भी अच्छी स्थिति बनेगी। और गोचर से गुरु का प्रभाव अच्छा है, शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा कमजोर है, इस वजह से भी मन थोड़ा सा अशांत है। लेकिन सितंबर से कुछ चीजें और भी बढ़िया बनेंगी। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में ठीक ठाक है, संतति का कष्ट नहीं है, यश मिल जाएगा, और दिमाग थोड़ा अशांत है, उसको थोड़ा ठीक करिए। ठीक करने के लिए सूर्य को अर्घ, शाम को या रात्रि को सोते समय गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ कम से कम, या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ, गजेंद्र मोक्ष पढ़ा करिए, उसका पाठ करिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात बताता हूं, दरअसल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति 12वें है, भाग्य भंग योग लगा है, इसलिए चतुर्थी का व्रत या गणेश जी के मंत्रों का जप या गणेश जी के मंदिर का दर्शन, पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, यश मिलेगा। धन भाव के अधिपति लग्न में है, इसे अच्छा कहा जाता है। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में व्यवसाय ही करना होगा, गारंटी लिख के दे सकता हूं, नहीं तो चैन नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, सिग्नेचर करके दे सकता हूं 100% दावे के साथ। जब तक नहीं करेंगे भटकते रहेंगे, लिख करके चाहे किसी को भी दिखा लीजिएगा, अगर बात कोई काट दे ज्योतिषी छोड़ दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।